एसेंट और उल्टा लिखो है ना। चलो ठीक है, थोड़ा सा अल्कोहल का देख लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, जो एल्कोहल है इसकी रिएक्टिविटी दो कारण से हो सकती है। पहला रिएक्टिविटी ड्यू टू OH माइनस और ड्यू टू OH प्लस। ये OH माइनस के कारण जो रिएक्शन होगा ये SN रिएक्शन होगा, और ये H प्लस के कारण जो रिएक्शन होगा ESR होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा बताए थे आपको कि ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, अभी बस एक आउटलाइन चल रही है। देख लो बेटा, यहाँ पर पहला ड्यू टू OH माइनस, तो यहाँ पर अब जब ये OH माइनस हटेगा तो हटाने वाला भी तो कोई माइनस ही होगा, ये ध्यान दो, होगा या नहीं होगा? यस। तो ये हो जाएगा RNU, या क्या हो जाएगा OH माइनस। अगर मैकेनिज्म की बात करें है या, तो ये ROH, ये R प्लस OH माइनस, ये R प्लस, और यहाँ पर OH माइनस सॉरी NU माइनस है, तो क्या हो जाएगा बेटा RNU। ये स्टेप 1 और ये क्या हो गया स्टेप 2। अब इसको जोड़ दो तो R प्लस रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो कल वाले रिएक्शन में और इसमें अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर आज OH है, वहां पर कल क्या था हाइड्रोजन था, एक तो था जहां पर आपको OH दिख रहा है यहाँ पे, कल आपने हाइड्रोजन देखा था, ये इतना, बाकी और कोई अंतर नहीं है, सब कुछ वही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लिखने वाले हो सबस्ट्रेट और यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट देखना बेटा। तो ये हो जाएगा CH3OH, सब कुछ पूरा वही लाइन लिखना है, कुछ बदलना नहीं है। ये बताना बेटा, यहाँ पर OH माइनस हटा दें तो CH3 प्लस CH3 प्लस ये, तो यहाँ पर ध्यान दो, ये प्लस I इफेक्ट इंक्रीजेज, so stability of reaction intermediate increases, due to which rate for SN1 या SN reaction increases, i.e. reactivity order of alcohol for SN। क्या होगा इधर आ दो, OH जिस कार्बन पे वो टर्सरी है, देख लो ये 3 कार्बन जुड़ा है ना, टर्सरी 2 से जुड़ा है, सेकेंडरी प्राइमरी मेथड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और क्या होता है उसका मेथिल अल्कोहल। तो ध्यान दो, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा है, जब आपको आगे पढ़ाया जाएगा एल्कोहल चैप्टर पे आएंगे तो वहां पर तब ये कहानी नहीं पढ़ाएंगे, तब वहां पर कहेंगे रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस और सीधे ये लिख देंगे। तब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्टली ऐसे क्यों टर्सरी, तो आप कहोगे कि टर्सरी का रिएक्शन इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना यार। तो ये जाएगा। आज देखना ग्रुप में फिर से क्वेश्चन अभी डाल दिए हैं आज, और ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आया नहीं, उसके किस ईयर में आया है पड़ा हुआ उसके आगे। हाँ, तो देख लीजिएगा और उसके आंसर में
तो ये एसएन रिएक्शन है एसएन रिएक्शन। और यहाँ पर ये इसको लिख के रखा है। अब यहाँ पर अगर ये प्लस कर दिया जाए तो प्लस को हटाने वाला भी क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा ना यार, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर फिर और प्लस होगा किस पर है, इलेक्ट्रोफाइल पे, तो क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन होगा ये ROE और यहाँ पर क्या हो जाएगा H+। तो ये जो रिएक्शन होगा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। एक ही ये ध्यान रखना, ROH ये RO यहाँ पर H+। अच्छा, रिएक्शन कुछ भी पूछ सकते हैं रिएक्शन में, ऐसा नहीं बस तो रिएक्शन बताओ। जैसे इस रिएक्शन में रोहन किस तरह से बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, बेस की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपका आंसर होगा एसिड की तरह। क्यों क्यों H+ निकल रहा है। तो ये जो रिएक्शन है बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम कहेंगे ESR। पूरा लिख लेना तो बताना, इसको लिख चुके हो और पहले समझ लो, चाहे फिर से आप पूरा उतारो, अगली बार है ना उतारो, बस लोग समझ लो। ध्यान दो, यहाँ पर OH है ना ये H+ हटेगा तो ये क्या हो जाएगा O-। जरूर नहीं फिर से आप छापो पूरा, ये देख लो क्यों। अब ध्यान दो, चार्ज कैसा है माइनस और इफेक्ट कैसा है प्लस, तो प्लस I बढ़ रहा है ना, तो प्लस I बढ़ रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी तो घटेगी, क्योंकि प्लस माइनस की स्टेबिलिटी को घटाएगा। जी सर। तो स्टेबिलिटी तो यहाँ पर घटेगी, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे प्लस I इफेक्ट इंक्रीज सो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहाँ पर इंक्रीज नहीं है क्या, पिछले केस में यहाँ पर इंक्रीज लिखेंगे ना, पिछले केस में भी आपने लिखा है वहाँ पर सर यहाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट इंक्रीज नहीं लिखे थे, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है पिछले केस में, अभी जो आपने लिखा है वहाँ। अच्छा, यहाँ पर प्लस I इफेक्ट इंक्रीज सो रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट डिक्रीज, तो क्योंकि इफेक्ट प्लस है और चार्ज कैसा है माइनस, ड्यू टू इट्स रेट for ESR decreases। IE reactivity अगर आप लिखो for ESR, अब बताओ भैया क्या हो जाएगा, टर्सरी ज्यादा है कम, इस बार कम हो जाएगा, इस बार कम हो जाएगा, तो लिख देंगे। अब ये ध्यान दो, टर्सरी कम रिएक्टिव है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, कहा जाए कि OH बांड, O देखो ये O और H बांड है, OH बांड सबसे वीक कहाँ पे है, CH3OH में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में, सबसे वीक, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो इसका मतलब इसका H+ तो सबसे आसानी से निकल रहा है, ये तो हुआ, इसका मतलब OH बांड यहाँ पर सबसे वीक है। जरूर थोड़ी रिएक्टिविटी पूछे आपसे, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, विकल्प पढ़ाया गया था इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेशन में, कौन पढ़ाया था ना, तो जिसका OH बांड वीक होगा उसका H आसानी से निकल जाएगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, पहला। और कल भी यही बताए भी थे, दूसरे तरह से बताए थे, प्लस I इफेक्ट यहाँ पर कम है इसलिए एसिडिक ज्यादा है, प्लस I इफेक्ट ज्यादा है इसलिए एसिडिक क्या है, कम है। तो पहले लिख लो, फिर एक क्वेश्चन के रूप में बना के लिखा, लिख लो। कल आप लोग 1 बजे आ सकते हो? जी सर। सभी लोग? जी सर। चलो फिर कल 1 बजे आ जाना, नहीं तो पेपर है हमारा तो हम निकल जाएंगे तो पढ़ाने पड़ेगा। जी सर। सर ग्रुप में
चलो, तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे। Which has the weakest OH bond? क्या लगेगा? तो बाकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता है क्या पहले कि प्लस आई इफेक्ट कम है इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसको मिटा दें। चलो ठीक है, अब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पूरा पढ़ लेंगे और उसका पूरा डिटेल में एप्लीकेशन भी देखते हैं। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बहुत छोटा सा है, 5 मिनट का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखना बेटा, ये 5 यहाँ पर कोई रिएजेंट है E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल हो, कुछ भी हो, कुछ होना चाहिए। ध्यान देना भैया, एटम 1 है 2 है, ये एटम 1 और 2 का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है पोलराइज कर जाएगा। मान लो एटम 2 इधर बेटा, एटम 2 तो होगा क्या, अगर दोनों चार्ज 2 की तरफ चला गया तो 2 पर माइनस और 1 पर क्या हो जाएगा प्लस। 1 पर प्लस 2 पर माइनस और यहाँ पर E+ है। ध्यान रखना, तो ये जो C- है अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा E+ को। ऐसे या ऐसे सीधे समझ लो कि अगर एक एटम पर प्लस और दूसरे पर माइनस है तो दोनों बॉन्ड बना लेते हैं और दोनों की चार्ज घट जाते हैं। जी सर, ऐसे समझ लो। तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे और दोनों का चार्ज क्या होगा, घट जाएगा, ये प्लस रह जाएगा। अब इसको लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या है तो ध्यान दो, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना पाई इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव में सिग्मा बोला गया था और कंप्लीट रूप से एटम 2 की कंप्लीटली गया। ध्यान दो, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव नहीं है, जैसा कर लगाया था, पूरा का पूरा चला गया कंप्लीटली। तो कंप्लीट पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। In presence of attacking element is electromagnetic. तो ध्यान रखना, हर वर्ड पे ध्यान रखना, कंप्लीट पोलराइजेशन। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अच्छा किसका होता है, पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, पाई। डिफिनेशन में ही जो मतलब क्वेश्चन है कि किस पर एप्लीकेबल होगा, पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन पर, और कंप्लीटली या इनकम्प्लीटली, पार्शियल। तो आप कहेंगे कंप्लीट, और वहां पर क्या बोले थे, पार्शियल। वहां पर क्या बोले थे, पार्शियल पोलराइजेशन। और लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट, मतलब अटैकिंग एजेंट कंपल्सरी, अगर एजेंट नहीं है तो फिर ये इफेक्ट आपने नहीं करेगा। डायग्राम बन गया है तो आगे चलें। कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक में भी आ रहा है एप्लीकेबल है 5 electron is completely polarized.
occur in presence of attacking agent। कोई डिफिनेशन को तोड़ तोड़ के कैरेक्टरिस्टिक बना रहा है। यस डिफिनेशन को तोड़ तोड़ के क्या बना रहा है? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और ये टेम्पोररी इफेक्ट है, ये एक नई लाइन है। टेम्पोररी ध्यान रखना, टेम्पोररी इफेक्ट हो। ध्यान दो, यहाँ पर कोई एजेंट नहीं था ना, कोई चार्ज नहीं था, एजेंट आ गया, चार्ज आ गया, एजेंट आ गया, चार्ज आ गया। अब अगर इस एजेंट को हटा दें तो जैसे आया था वैसे जाएगा, मतलब वैसे जाएगा, मतलब क्या होगा? प्लस चार्ज के रूप में आया था तो प्लस चार्ज के रूप में जाएगा। अब अगर एक प्लस चार्ज के रूप में जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो नजदीकी एटम पर कभी भी अपोजिट चार्ज नहीं होता, मतलब एक पर प्लस माइनस और दूसरे पर प्लस, वैसा नहीं होता। एक खा के मर जाए, दूसरा खाने बगैर मर जाए, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा? क्यों? अच्छा, दोनों चार्ज जो भी रखेंगे अनस्टेबल होंगे, चार्ज जो भी रखेंगे क्या होंगे? अनस्टेबल। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा। तो दोनों क्या करेंगे? आपस में बांध मार देंगे, फिर दोनों स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हटाओगे तो ये प्लस के रूप में हटेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस फिर बांध बना लेंगे और फिर बांध बनाएंगे, फिर भी लगेगा। तो इसका मतलब इफेक्ट तब तक था जब तक एजेंट था, एजेंट हटा दिए चार्ज, मतलब इफेक्ट हट गया। तो ये इफेक्ट टेम्पोररी इफेक्ट, बस मिटा दें। टाइप में 2 टाइप, प्लस इफेक्ट और दूसरा माइनस प्लस इफेक्ट, दूसरा माइनस इफेक्ट। लिखिए इसको डाल क्या कितना लिखेगा? प्लस इफेक्ट, polarization of pi electron occur towards the atom on which reagent attacks। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर इलेक्ट्रॉन किधर गया है? एटम एक या दो तरफ? दो तरफ। और अटैक किस पर हुआ है? एक पर या दो पर? दो पर। तो जिस पर अटैक हुआ है अगर इलेक्ट्रॉन पेयर उसी तरफ जा रहा है तो कहा जाएगा कि इफेक्ट प्लस इफेक्ट है। और भी ध्यान दो, अटैकिंग एजेंट पर जैसा चार्ज है वैसा इफेक्ट है। कैसा चार्ज है? प्लस, तो इफेक्ट प्लस, तो चूंकि इलेक्ट्रोमेरिक है इसलिए प्लस ही। डायग्राम नहीं मान लीजिएगा, डायग्राम फिर से रिपीट मान लीजिएगा। एग्जाम्पल, polarization of pi electron occur। away from atom on which
reagent attacks. Away from atom on which reagent attacks. ठीक है? reagent negative होगा तो यहाँ पर ध्यान दो, ये C11O- है, ये ज्यादा नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन या कार्बन? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ पर Nu- है, तो यहाँ पर हो जाएगा C+O-, और यहाँ पर Nu- अटैक करेगा। तो आपको बताया कि एक पर प्लस और दूसरे पर क्या है, माइनस, तो ये बात है। ये माइनस की इफेक्ट है। तो देखो यहाँ पर अटैक नहीं है, पर कैसा क्या है, माइनस, तो इफेक्ट माइनस। कई बार यहाँ पर जो ऐसे डायग्राम बना लेंगे, जैसे ये डायग्राम यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, और पूछेंगे कि इन एवरी केस या गिवन रिएक्शन इफेक्ट इज प्लस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। चूंकि पाई बांध है इसलिए आई पर तो ध्यान नहीं देंगे, ई, और चार्ज कैसा है, प्लस, तो इफेक्ट प्लस। और कई बार आपकी चालाकी को समझ भी जाता है कि हम लोग जानते भी हैं, तो इसी को थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेंगे। इसमें क्या है, आई भी दे ये लिख चुके हो? इसको क्या देगा? यहाँ पर है, यहाँ पर ये हम H प्लस लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, H प्लस बना। एक क्वेश्चन है, इन एवरी केस इफेक्ट इज, या इसको छोड़ दो, इसको बनाना शुरू कर दें क्या, इसको फिर से रिपीट मान लो, है ना, और यहाँ पर Cn- कर देते हैं, क्वेश्चन बनाना है यहाँ पर Cn-, इन एवरी केस इफेक्ट, मतलब इसको बनाने के बाद कर दीजिएगा, इन एवरी केस इफेक्ट इज, ये इसको बनाने के बाद इज प्लस ई माइनस प्लस आई माइनस आई। तो क्या लिखेंगे, बी माइनस। दूसरा क्वेश्चन है, इन प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन इफेक्ट फाउंड इज। अब यहां पर डायग्राम को बनाया नहीं, ओके प्रोटोनेशन ध्यान रखना, प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का जुड़ना, और प्रोटॉन का मतलब प्लस H प्लस, ए और जुड़ किसको रहा है, कीन, इन मतलब पाई बांध पे, तो पाई बांध है इसलिए ई इफेक्ट है, और जुड़ कौन रहा है, प्रोटॉन मतलब प्लस, तो प्लस। बात सुनो ना, जरूर थोड़ी इस तरह से डायग्राम बना के ही पूछे, उनको मालूम है कि चालाकी आपके पढ़ाने में कैसे सिखाई जाती है, तो भी थोड़ा चालाकी कर लेते हैं। इसको बताते क्या, चलो एप्लीकेशन। in addition reaction of alkene, alkyne, alkyl cyanide
जहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन है तो वहाँ पर एडिशन वही होगा जहाँ पर पाई बॉन्ड होगा। एडिशन कहाँ होगा बेटा? जहाँ पे पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी एडिशन है इसका मतलब वहाँ पर क्या है? प्लस इफेक्ट है। चलो आगे। अब हम लोग अगला इफेक्ट पढ़ेंगे, इसको डालें हाइपर कन्वेंशन। इसको हाँ क्या बता दें? क्या बताना है? चलो क्लास के बाद पूछ लेंगे, ठीक है? मिटा दो क्लास के बाद पूछ लेंगे। हाँ, आज हम लोग एक और इफेक्ट पढ़ रहे हैं, हाइपर कन्वेंशन। इफेक्ट अगर आपसे कोई कहता है कि इसको हम लोग हाइपर कन्वेंशन नहीं कहना चाह रहे हैं तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे नो वान रिजोनेंस। क्या कहने वाले हैं? नो वान रिजोनेंस। अगर आपसे कहता कि हमें नहीं अच्छा लग रहा है तो आप कहेंगे बेकर नाथन इफेक्ट। और अगर ये भी अच्छा नहीं लग रहा है तो ये फीमेल इफेक्ट। तो इसको आप कितने नामों से जान सकते हैं? ठीक है, क्या क्या? हाइपर कन्वेंशन इफेक्ट, नो वान रिजोनेंस, और क्या? बेकर नाथन इफेक्ट, और क्या? और क्या? इंक्यूबेटिव इफेक्ट, स्टडीड बाय बेकर नाथन। स्टडीड बाय बेकर नाथन। किसने स्टडी किया था? बेकर नाथन। डिलोकलाइजेशन ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड, which is in conjugation of sp2 हाइब्रिड कार्बन। ध्यान रखना बेटा, हम क्या लिख रहे हैं? sp2 हाइब्रिड कार्बन। आपके NCERT बुक में लिखा गया है कि पाई बॉन्डेड कार्बन। क्या लिखा गया है? पाई बॉन्डेड कार्बन। तो फिर हम डिफरेंशियल बदल क्यों दे रहे हैं? आपके NCERT से ट्रैक अपना चेंज क्यों कर दे रहे हैं? क्योंकि NCERT में बहुत सीमित, मतलब अगर हम ये पाई बॉन्डेड कार्बन कह देंगे इसका मतलब पाई बॉन्ड जहाँ पर है वहीं पर हाइपर कन्जुगेशन है, और जब sp2 कह देंगे इसका मतलब कि एरिया ब्रॉड हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? ब्रॉड हो जाएगा। तो इसलिए sp2 कहना ज़्यादा बेटर होगा, पाई बॉन्डेड कार्बन कहना उतना बेटर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम sp2 हाइब्रिड कार्बन। कंडीशन में क्या बेटा? कंडीशन में कंपाउंड शुड है at least one pi bond, one sp2 hybrid carbon and alpha carbon। यहाँ पर
sp3 हाइब्रिड होगा ये। जो अल्फा कार्बन है इसका मैसेज क्या होना चाहिए? sp3। अल्फा कार्बन सिंगल बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस मतलब sp2। should have at least one hydrogen, at least one hydrogen। In which case hyperconjugation is not found। D sp2 sp3 sp2 sp3 sp2 sp3। ठीक है, तो जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है उसके रिस्पेक्ट में जो कार्बन होना चाहिए क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिड। ठीक है, और उस पर कौन से कम लिखा है? यहाँ पर तो सभी sp2 है। यहाँ पर क्या है? sp2 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 सभी sp2 मिटा दें। Hyperconjugation in कार्बोकेटाइन, बल्कि एल्किल कार्बोकेटाइन करते हैं। ध्यान देना CH3 CH2 प्लस है। देखिएगा बेटा, इसको ऐसे लिखना है, देख लो उसी ऊपर वाले कंपाउंड को ऐसे लिखना है। सब लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर ये एटम 1 2 एटम 1 2, ये दोनों एटम यहाँ पर आकर बांध बना देंगे। क्या करेंगे? बांध बना देंगे। अब देखो ये दोनों एटम के यहाँ पे आ रहा है ऐसे, देखिएगा तो कार्बन एक का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन एक के पास रहेगा नहीं, H का इलेक्ट्रॉन कार्बन दो के पास रहेगा। तो ये दो का जो प्लस चार्ज है कहाँ चला जाएगा? H पर। H ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन दो को दे दिया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन दो पर क्या आ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो दोनों बॉन्ड बना लिए हैं और ये प्लस चार्ज कहाँ चला गया? कहाँ पे बेटा? H पर। और ध्यान ये देना है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये देखो CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। डीलोकलाइजेशन मतलब अपने पोजीशन से हट जाना। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन है, इज नोन एज रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन पेयर जहां पर भी हटेगा उसको क्या कहेंगे? रेजोनेंस। और ऐसा रेजोनेंस है जहां पर बॉन्ड ही गायब हो गया, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसलिए इसको क्या कर रहे हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस।
ऐसा डिलोकेशन, ऐसा रेजोनेंस जहाँ पर बॉन्ड नहीं गायब हो गया, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान दो, इस एज ने कोई दिमाग तो किया नहीं था कि इसका इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, चला गया। कंडीशन यहाँ पर भी तो वही थी, यहाँ पे भी वही थी। तो इसका इलेक्ट्रॉन गया तो इसका बॉन्ड हट गया, इसका जाता तो इसका हट जाता, जिसका इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका बॉन्ड हट गया। अब यहाँ पे देखना बेटा, तो अब कितने स्ट्रक्चर बन गए, कितने, 3, कितने बने, हाइपर कॉन्जुगेटेड 1 2 3, और कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जान लो बेटा, number of alpha hydrogen, total structure, number of alpha hydrogen plus 1। बताना बेटा, भैया कोई डाउट है? लिख चुके हो ना इसको? अगली हेडिंग है इन एल्किल फ्री रेडिकल। इन एल्किल फ्री रेडिकल चल रहा वो काफी ऊपर लिखने चाहिए, यहाँ बढ़िया दिख रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज एल्किल फ्री रेडिकल। सही है, देखिए बेटा कुछ करना नहीं, एल्किल फ्री रेडिकल का मतलब क्या हो जाएगा, ये आर काम हो जाएगा, और जहां पर प्लस था वहीं पर आर लगा। अच्छा, एक चीज अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा पहले कि यहाँ जब बॉन्ड गायब हो गया तो एच कहाँ क्यों डाल घूम रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पाउड और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन बना हुआ है। अच्छा देखना बेटा, समझिएगा थोड़ा, अब समझिए इसको फिर से एक बार। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला आया। अब ऐसी कंडीशन, थोड़ा सा बात समझिए, ऐसी कंडीशन है, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, इस एच के पास, सबके पास एक एक है, ठीक है। ये कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पर ध्यान दो, ये पॉसिबिलिटी ये है कि एक एक इलेक्ट्रॉन एक एच के साथ एच के साथ एच के साथ शेयर कर ले, और एक इस कार्बन के साथ जैसा था, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो है कार्बन एच के, मतलब ये एच के साथ एक शेयर किया, इस एच के साथ एक शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करना था और एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करना था, तो जो कार्बन के साथ शेयर करना था उसको तो करा दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको किसके साथ शेयर करना था,
हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे रख देना इसका, यहाँ पे भी रख देना। दिक्कत किस कार्बन को थी? इस कार्बन को थी ना। क्यों थी? क्योंकि इससे जुड़ने वाले 3 ही एटम थे, 2 हाइड्रोजन थे और 1 कार्बन था। तो 2 हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और 1 कार्बन के साथ शेयर कर लिया। इसके पास तो 3 ही शेयर करने वाले थे, चौथा शेयर करने वाला है ही नहीं। इसके पास विकल्प है चौथे का, तो अब या तो ये अपना चौथा विकल्प यूज करता है, चौथे के साथ शेयर करता है, और दूसरा इसके पास क्या ऑप्शन है, इसके साथ अपना शेयर करके किसी के साथ एक और इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। तो ध्यान देना बेटा, जब ये इसके साथ शेयर करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे अगर शेयर नहीं करता, इसके साथ शेयर कर देता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पाई बॉन्ड। स्टेबिलिटी ज्यादा है, पाई बॉन्ड आ गया ना, और इस H का इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। यही कंडीशन तो है। तो वही चीज आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले देखो, पहले ये तो बॉन्ड यहाँ पे बना था, ऐसे बना था ना। अब यहाँ पर ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन अपना और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों ने क्या किया? बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बना लिया ना। तो ये दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया, तो बॉन्ड बन गया और H का इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। वही यहाँ पर फिर दिखाया जाता है। ये तो फार्मूला सबके लिए एप्लीकेबल होगा ना, डायग्राम पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन इसका पढ़ा दें 5 मिनट में। हो गया बेटा? इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान देना sp2 और ये क्या है? sp3 नहीं है, देखना बेटा ये चीज है। थोड़ा सा एक कार्बन बढ़ गया है, यहाँ पर कार्बन 1 2 3 कह रहे हैं, देखना बेटा ये 2 और 3 ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन 3 के पास चला जाएगा, तो क्या होगा? 3 पर माइनस आ जाएगा और 2 पर प्लस, और 2 पर जब प्लस आएगा तो बाकी कहानी तो आप पढ़े ही हो, इसको आगे देखो ही ना। तो यहाँ पर प्लस वाला तो पढ़े थे ना, तो 2 पर प्लस आ जाएगा। तो अब ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो H का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, इसका जो प्लस है यहाँ चला जाएगा। ध्यान दो, इसको क्या करेगा? भैया ये अब किसी का इलेक्ट्रॉन जा सकता था 3H थे, समझ में आया? एक डिलोकेशन नहीं न समझ में, फिर से बताएं। देखो फिर से बात देखो, ये ऐसी कंडीशन थी, यहाँ पर हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, समझा रहे हैं। ये ऐसा समझाया गया आपको, ये था, इसको आइटम 1 कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं, 3 एक बार फिर से समझ लो कि बनाना। आइटम 2 और 3 के बीच का जो बॉन्ड है वो चला गया 3 पर, तो इसलिए 3 पर क्या हो जाएगा? माइनस, और 2 पर क्या हो जाएगा? प्लस। भैया 2 पर हो जाएगा प्लस। अब देखना बेटा, ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये उठ के आ गया यहाँ
फाइनली देखो हुआ क्या, 2 की सेहत पर कोई फर्क पड़ा नहीं, 2 ने एक काम 3 को दिया था, 2 को H से मिल गया, तो फर्क 2 पर पड़ा नहीं, फर्क कहाँ पर पड़ा, 3 और H पर। 3 को इलेक्ट्रॉन मिला था 2 से, इसलिए 3 पर माइनस आ गया, और H ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था 2 को, इसलिए H पर प्लस आ गया। तो 2 को 2 ने अपना एक काम दिया, एक काम पा गया। भैया जैसे हमारे पास मान लो ये मार्कर उनके पास है, उनको मान लो लेना है, हमने अपना मार्कर इनको दे दिया, इन लोगों ने उनको दे दिया, तो इनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ा तुम्हारे और उनके, उन्हें मिल गया, हमारा चला गया, तो वही है। ठीक है, तो ना इसकी सेहत पर, मतलब इसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो H का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इसलिए H का इलेक्ट्रॉन गया, मतलब यहाँ पर प्लस, और इसको मिला है इसलिए यहाँ पर माइनस। ठीक है, चलो, तो ये था हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको डालें क्या, चलो देखिएगा कि इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, पहला अनबॉन्ड, अच्छा देखो बेटा, पहले समझिएगा, इधर देखो, ये है प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन, आइटम 1 2 3 कह रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक और चीज बता रहे हैं, CC सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम, ट्रिपल बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये होता है, तो ये बॉन्ड लेंथ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कितना है, कितना बताना चाहोगे, 1.34, यहाँ पर पूछा जाए 1.54, और अभी अभी आपने डायग्राम जो बनाया था, ये ध्यान दो, ऐसे समझिएगा चीजों को, तो ध्यान रखना, यहाँ पर कह रहे हो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हो, सिंगल बॉन्ड, एक कह रहे हो ना, तो यहाँ पर ये बॉन्ड जब यहाँ आ गया और ये यहाँ पे आ गया। अब फिर से आपसे अगर कोई पूछे, कोई भी आप अपने हिसाब से नंबरिंग करो, हमारे हिसाब से करना जरूरी नहीं है। मान लो आइटम 1 2 3 बोल रहे हो, आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन में आइटम 1 और 2 के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल या डबल? अभी प्रोटीन में 1 और 2 के बीच में कैसा बॉन्ड है? ये भी प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर है। आप कहोगे डबल तो हम कहेंगे सिंगल, आप कहोगे सिंगल तो हम कहेंगे डबल। तो वास्तव में क्या है, ना तो डबल है और ना तो सिंगल है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का है। तो अगर बनाना है तो हम बेटर तो ये होगा कि हम ऐसे बना दें। तो ये क्या हो गया, पार्शियल डबल। अब ये जो पार्शियल डबल हो गया तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड से कम और डबल बॉन्ड से ज्यादा। इसका मतलब इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ है, कुछ भी होगा, 1.54 से कम कर दो और 3.4 से ज्यादा कर दो, तो उन दोनों के बीच का है, कुछ भी होगा, 1.40 मान लो, 1.45 मान लो, कुछ भी मान लो, बीच में। तो 1.54 से घटा ना, मतलब सिंगल बॉन्ड तो घट गया और डबल बॉन्ड क्या हुआ, बढ़ गया। तो कैसा इफेक्ट डाला इसने, डबल बॉन्ड को बढ़ा दिया और सिंगल बॉन्ड को क्या किया, घटा दिया। केवल इतना लिखना है, 1.54, 1.34 एंगस्ट्रॉम और 1.20 एंगस्ट्रॉम, बस तो इतना लिखना है, और नहीं। ठीक है, ये सब कहानी लोग समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इट डिक्रीजेस बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड, सिंगल में घटाएगा, डबल बढ़ाएगा, बट increases bond length of double bond।
change in bond length directly proportional to number of hyperconjugated structures। ध्यान दो, घटने का अगर घट रहा है तो ज्यादा घटेगा और बढ़ रहा है तो ज्यादा बढ़ेगा। कब? जब हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। इसको मिटा दें। यहां पर रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इन फॉलोइंग केस। भैया यहाँ पर x एंगल्स का नाम आपको लिख रहे हैं, y एंगल्स का नाम, z एंगल्स का नाम। क्या लिखोगे? ऑर्डर क्या होगा? सबसे बड़ा कौन है ये बताओ, या सभी बराबर है? सबसे बड़ा कौन है? सबसे ज्यादा तीसरा सबसे ज्यादा z है, फिर y है, फिर क्यों क्या है ये समझिए। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है? और कितना है? ध्यान दो, sp2 तो 3 इधर है और 3 इधर है, 6। यहाँ पर कितना है? 3। यहाँ पर कुछ नहीं, और में लिखा है इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड। मतलब जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वहाँ पर बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी और ये नहीं बढ़ेगा। तो पहले एक ऑप्शन जब देंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा बराबर वाला और एक ऑप्शन होगा जिसमें z सबसे कम होगा, मतलब उसमें x सबसे ज्यादा होगा। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। दो ऑप्शन कट गए नहीं कट गए? एक सबसे ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि वहां बढ़ ही नहीं रहा है, और बराबर नहीं हो सकता क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो अब दो ऑप्शन को काट दिया आपने। तो इसका मतलब y और z में z बड़ा होना चाहिए और y बड़ा होना चाहिए। दोनों में अब कौन ज्यादा बड़ा है? चूंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर ज्यादा है, आपने यहाँ पर इस लाइन को चेंज इन बॉन्ड लेंथ, बढ़ने का काम हो रहा है तो ज्यादा बढ़ेगा, है नहीं? और घटने का हो रहा है तो ज्यादा घटेगा। तो ये वो z y इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी। Effect on stability. It increases stability. भैया ध्यान रखना, इट इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा देगा और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर के। अब यहाँ पर पढ़ना stability of alkyl free radical। stability of alkyl free radical भैया तो क्या देखना चाहोगे? एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट। भैया कितने ध्यान दो, जिस पर ये डॉट लगा हुआ है ये sp2 है, बाकी सभी क्या अल्फा। तो कितने अल्फा आ गए? 9। कितने लिया? 6। कितने? 3 0। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर 9 6 3 0।
number of hyper conjugated state decreases, so stability decreases. और यहाँ पर ध्यान रखना, ये डॉट जिस पर है वो कितने कार्बन जो है 3, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, कोई नहीं। आई ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल। टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, methyl free radical। चलो बेटा भैया एल्किल फ्री रेडिकल क्या हो? एल्किल कार्बन रेडिकल। ये पूरा लिखने के बाद आप वहां सुधार कार्य नहीं करेगा, हम तुम्हारी एडी बदल गई, इसको एक बजाय बी कर दे रहे हैं, मतलब दूसरा पढ़ा रहा है। और ध्यान देना इसी को प्लस कर दी, कोई फर्क पड़ा किसी स्टेटमेंट पर? ये सब कुछ तो ही, हाँ एक चीज और फर्क पड़ा। अब यहाँ पर आई इफेक्ट आ जाएगा, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर डिक्रीजेज एंड प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज। थोड़ा समझिएगा पहले ना तो जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है उससे 3 CH3 जुड़े हुए हैं और CH3 प्लस आयन डेवलप करते हैं और प्लस प्लस को बढ़ाता है, तो बढ़ाने वाले कितने प्लस है? 3, कितने? 2, 1, कोई नहीं। तो यहाँ पर बस नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर डिक्रीजेस एंड प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। आई इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकैटायन। एक क्वेश्चन आप उसको बाद में करें, पहले क्वेश्चन देखो। एल्किल कार्बोकैटायन इज स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट, बोथ नन। तो क्या करेगा? ये ध्यान रखिएगा, एल्किल फ्री रेडिकल केवल हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो वहां आई इफेक्ट नहीं लिखे थे। अगर फ्री रेडिकल है तो हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकैटायन है तो दोनों के कर देख लो, ये प्लस आई इफेक्ट भी अब यहाँ पर रहेगा और हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर भी है, इसलिए दोनों से। एल्कीन की स्टेबिलिटी कल पढ़ा देंगे और फिर कल हम लोग मीसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। मीसोमेरिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग कल एब्सेंट मत होइएगा। कल कब आना है? 1 बजे। सभी लोग याद रखिएगा। किसका बुक पढ़ा है? किसी बंद